संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो संविधान की आवश्यकता कई मायनों में है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संविधान बना कैसे? ब्रीफ में हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान केवल भारतीयों से बनी एक स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग ने जोर पकड़ा और ये दिसंबर 1946 में बुलाई गई। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वतंत्र भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल से प्रेरित आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म के साथ इस कार्य को अंजाम दिया। आज विश्व के अधिकांश देशों में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में संविधान होने की संभावना होती है, लेकिन सभी देश जिनके पास संविधान होता है वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिनके पास संविधान हो वो डेमोक्रेटिक हो ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन कई उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला उद्देश्य तो यही है कि यह कुछ आदर्शों को निर्धारित करता है, कुछ आइडियल्स को निर्धारित करता है जो उस देश की प्रकृति को दिखाते हैं जिसमें हम नागरिक बने रहना चाहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये बोलें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारे समाज की मूल प्रकृति क्या है, फंडामेंटल नेचर क्या है हमारे समाज का। एक देश में विभिन्न समुदाय हो सकते हैं या होते हैं जो कुछ विश्वासों को साझा करते हैं, उनके कुछ अपने बिलीफ्स होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स होते हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर सहमत नहीं हो सकते। कोई जरूरी नहीं कि सभी एक ही मुद्दे पर सहमत हो जाएं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन नियमों और सिद्धांतों यानी कि रूल्स और प्रिंसिपल का एक समूह प्रदान करता है जिस पर सभी सहमत हो सकते हैं, जिसमें सरकार का प्रकार, टाइप ऑफ गवर्नमेंट और आदर्श शामिल हैं जिन्हें देश को बनाए रखना चाहिए। तो इन कुछ परिस्थितियों को समझने के लिए हम नेपाल का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। नेपाल ने डेमोक्रेसी के लिए कई जन आंदोलनों यानी कि पीपल स्ट्रगल्स का सामना किया। 1990 में एक जन आंदोलन ने डेमोक्रेसी स्थापित की थी नेपाल में, जो 2002 तक चली यानी कि 12 वर्षों तक। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादी विद्रोह का हवाला देकर सेना की सहायता से सरकार के विभिन्न पहलुओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। फिर 2005 में राजा ने सरकार का नेतृत्व यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरह से संभाल लिया। इसी 2005 में ही नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौता किया जिसको 12 पॉइंट एग्रीमेंट बोला जाता है। इस समझौते ने जनता को डेमोक्रेसी और शांति की वापसी का संकेत दिया। 2006 में पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी ने जबरदस्त बल प्राप्त किया। इसने राजा द्वारा दी गई छोटी मोटी रियायतों को बार बार अस्वीकार किया और अंत में 2006 में राजा ने थर्ड पार्लियामेंट को बहाल किया और राजनीतिक दलों से सरकार बनाने को कहा। 2008 में नेपाल ने तानाशाही को समाप्त कर दिया। 2008 में मोनार्की को समाप्त कर दिया और डेमोक्रेसी स्थापित की। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे देखते हैं कि नेपाल एक मोनार्की था। 1990 में अपनाया गया नेपाल का जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन था इस तथ्य को दर्शाता है कि अंतिम प्राधिकार यानी जो फाइनल अथॉरिटी है वो राजा के पास थी। नेपाल में एक जन आंदोलन ने डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए कई दशकों तक संघर्ष किया और 2006 में वे राजा की शक्तियों को समाप्त करने में सफल रहे। लोगों को नेपाल को डेमोक्रेसी के रूप में स्थापित करने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा। वे पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को जारी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि यह उस देश के आदर्शों को नहीं दिखाता था जिसे वे चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। ये बिल्कुल वैसा ही है, किसी खेल के अगर नियम बदल दिए जाए तो पूरा सिस्टम बदल जाता है, पूरा खेल बदल जाता है। तो पूरा बिल्कुल वैसा ही है। तो नेपाल को मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जाने के लिए अपने सभी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को बदलना पड़ा ताकि एक नया समाज स्थापित हो सके। इसलिए नेपाल के लोगों ने 2015 में देश के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि पॉलिटिकल सिस्टम की प्रकृति को परिभाषित करना। उदाहरण के लिए नेपाल का पिछला कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि देश राजा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा शासित होगा। जिन देशों ने डेमोक्रेटिक शासन या पॉलिटी को अपनाया है वहां कॉन्स्टिट्यूशन इन समाजों में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेमोक्रेसी में हम अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वे हमारी ओर से जिम्मेदारी से सत्ता का उपयोग करें। हालांकि हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि नेता अपनी सत्ता का मिसयूज ऑफ अथॉरिटी करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर नियम निर्धारित करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कई अधिकार दिए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है। तो इस तरह के बहुत अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट टू इक्वालिटी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड फंडामेंटल राइट में से एक आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक और महत्वपूर्ण कार्य है, वो कार्य है कि ये सुनिश्चित करना कि कोई भी प्रभावशाली समूह यानी कि डोमिनेंट ग्रुप अपनी शक्ति का दुरुपयोग जो लेस डोमिनेंट ग्रुप है उसके ऊपर ना करे।
ऐसी अनहेल्दी परिस्थितियां डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं, जहां बहुसंख्यक लगातार ऐसे निर्णय लागू कर सकते हैं जो अल्पसंख्यकों के ऊपर यानी माइनॉरिटीज़ के ऊपर बाध्यकारी हों। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेजॉरिटी में होंगे वो कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं जो माइनॉरिटी के ऊपर उनके बाध्यकारी, उनको फॉलो करना जरूरी होगा। प्रत्येक समाज इस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी की प्रवृत्ति से ग्रसित होता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। हर समाज में इस तरह के लोग होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन आमतौर पर ऐसे नियम शामिल करता है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, माइनॉरिटीज़ को वो चीज़ें नकारी नहीं जाएंगी माइनॉरिटीज़ के लिए, बहुसंख्यकों के लिए जो सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होने का एक और कारण ठीक इसी टायरनी या बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यक पर वर्चस्व को रोकना है। यह एक समुदाय द्वारा दूसरे पर वर्चस्व यानी कि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, या एक समुदाय के भीतर कुछ लोगों द्वारा दूसरों पर वर्चस्व इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन को संदर्भित कर सकता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता का तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह हमें स्वयं से बचाता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम कभी कभी किसी मुद्दे के बारे में इतनी तीव्र भावना रखते हैं कि जो हमारे बड़े हित हो यानी कि लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ हो, और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसके खिलाफ सुरक्षा देता है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन हमें उन निर्णयों से बचाता है जो हमारे द्वारा लिए जा सकते हैं और जो उन बड़े सिद्धांतों लार्जर प्रिंसिपल्स द्वारा प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, उन लार्जर इंटरेस्ट पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं जिसमें देश विश्वास रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये संभव है कि डेमोक्रेसी में रहने वाले कई लोग यह तीव्रता से महसूस करें कि पार्टी की राजनीति इतनी कटु हो चुकी है, एक्रिमोनियस हो चुकी है कि हमें इसे ठीक करने के लिए एक मजबूत तानाशाह यानी डिक्टेटर की आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स खत्म करो, डिक्टेटर से भी स्टार्ट कर दो, ऐसा सोच सकते हैं किसी देश के लोग। तो ये भावना, इस भावना में बहकर वे ये नहीं समझ सकते कि लंबे समय में तानाशाही शासन यानी कि डिक्टेटरशिप उनके सभी हितों के खिलाफ है। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इन भावनाओं को अपने मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देता। ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देने वाले प्रोविजंस और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले प्रावधानों को आसानी से उलटने की अनुमति नहीं देता है। तो अभी तक की जो हमने डिस्कशन किया उससे ये समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इंडियन नेशनल मूवमेंट ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश रूल से स्वतंत्रता के लिए कई दशकों तक सक्रिय था। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान नेशनलिस्ट ने बहुत समय यह कल्पना करने और योजना बनाने में बिताया था कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा, जब हमको आज़ादी मिल जाएगी तो भारत कैसा होगा। ब्रिटिश शासन के तहत उन्होंने इन नियमों का पालन करना पड़ता था कि जिनमें उनकी भूमिका बहुत कम होती थी। जो नियम वो बनाते भी नहीं थे, उन्हीं नियमों को उनको पालन करना पड़ता था। तो उनको लगता था कि जब मैंने नियम कोई बनाया नहीं है और उन नियमों को कोई दूसरा बना रहा है और फॉलो मुझे करना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी पहले से ही। कॉलोनियल स्टेट के तहत सत्तावादी शासन यानी कि अथॉरिटेरियन रूल के लंबे अनुभव ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया था कि स्वतंत्र भारत को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए इंडिया, जिसमें सभी को समान रूप से व्यवहार किया जाए और सरकार में भाग लेने की अनुमति हो। फिर ये करना था कि भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे स्थापित की जाए। अब उन्होंने ये तो सोच लिया कि डेमोक्रेसी स्थापित करना है। अब क्वेश्चन यह था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे स्थापित की जाए और इसके कामकाज को निर्धारित करने वाले नियम क्या होंगे। यह काम एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि लगभग 300 लोगों के समूह द्वारा किया गया था, जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने और अगले 3 वर्षों तक समय समय पर मिलकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के सामने एक विशाल कार्य था कि देश में कई अलग अलग समुदाय थे उस समय, जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग उनकी कल्चर्स थे। साथ ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो भारत काफ़ी उथल पुथल से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा टर्मोइल फैला हुआ था भारत में। देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा भी उस समय चल रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1946 से लिखा जा रहा था, बंटवारा 47 में हुआ था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था हमको कहाँ जाना है, स्वतंत्र रहना कि इंडिया में जाना कि पाकिस्तान में जाना है। तो और लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन निराशाजनक भी थी। तो इन सभी मुद्दों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डाला। जब वे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे थे तब उन्होंने इस अवसर पर खुद को साबित किया और देश को एक दूरदर्शी दस्तावेज दिया, विजनरी डॉक्यूमेंट दिया, जो डाइवर्सिटी को बनाए रखने के साथ साथ नेशनल यूनिटी को संरक्षित करता है। अंतिम दस्तावेज में सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म के माध्यम से पॉवर्टी इरेडिकेशन के प्रति उनकी चिंता और लोगों की अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शा गया है। हम ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने इन चिंताओं को स्वतंत्र भारत को एक मजबूत डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बदलने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ कैसे बैलेंस किया होगा। सब चीज़ों को, इतनी चीज़ें एक साथ चल रही थी, उन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस किया होगा। तो उसमें से एक है फेडरलिज्म, संघवाद पहले डाला, तो इससे यूनिटी बैलेंस हुई।
संघवाद का मतलब होता है कि यह देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दिखाता है। भारत में राज्य स्तर की सरकार होगी, केंद्र स्तर की सरकार होगी और बाद में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी ऐड किया गया संविधान में। तो भारत में कम्युनिटीज़ की विशाल संख्या का मतलब था कि एक ऐसी सरकार की व्यवस्था की आवश्यकता थी जिसमें केवल नई दिल्ली में बैठे लोग सभी का निर्णय ना लें, बजाय इसके राज्यों में सरकार का एक स्तर होना चाहिए जो महत्वपूर्ण था, ताकि उस विशेष क्षेत्र के लिए निर्णय लिए जा सकें। जबकि भारत का प्रत्येक राज्य कुछ मुद्दों पर ऑटोनॉमी का आनंद लेता है और जो सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न होते हैं उनके लिए सभी राज्य केंद्र सरकार के कानूनों का पालन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इन मुद्दों की सूची देता है जिस पर प्रत्येक स्तर की सरकार कानून बना सकती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी निर्देशित करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने काम के लिए धन कहाँ से लाएगी, धन कैसे प्राप्त करेगी, ये भी हमारे संविधान ने लिख दिया है। फेडरलिज्म के तहत राज्य केवल संघीय सरकार यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का एक एजेंट नहीं बल्कि वे अपनी सत्ता कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं। भारत में सभी व्यक्ति इन विभिन्न स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों यानी कि लॉज और पॉलिसीज द्वारा शासित होते हैं। हमारे संविधान ने सेक्युलरिज्म को भी अडॉप्ट किया। एक सेक्युलर स्टेट वह है जिसमें स्टेट किसी एक धर्म को स्टेट रिलीजन के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रचारित नहीं करता है। इसके बारे में हम और अधिक डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमें उन आदर्शों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम चाहते हैं कि देश के सभी नागरिक और हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स पालन करें। जैसे फुटबॉल के खेल में कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स में बदलाव होने से खेल प्रभावित हो जाता है, वैसे ही भारतीय संविधान को वर्षों में नई चिंताओं कंसर्न को दर्शाने के लिए संशोधित किया गया। अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा बदलाव देश की मूल प्रकृति फंडामेंटल नेचर में बदलाव का मतलब होता है। हमने नेपाल के मामले में देखा कि कैसे उसे डेमोक्रेसी बनाने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने की जरूरत पड़ गई। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की विभिन्न विशेषताएं जो हमने अभी डिस्कस की वो जटिल विचारों यानी कि कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़ को शामिल करती हैं जो अक्सर समझने में आसान नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों को और डिटेल से हम आगे डिस्कस करते रहेंगे।